हेलो एंड वेलकम। आज हमारा टॉपिक है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 ब्रैकेट आरपीए। हम शॉर्ट में इसको आरपीए लिख सकते हैं। तो आगे जहां भी यूज करेंगे आरपीए यूज करेंगे, और एग्जाम में भी आप एक बार पूरा लिखने के बाद अगर उसका एक्रोनिम लिख देते हैं स्टार्टिंग में, तो आप आगे उसे शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसा हम जानते हैं कि ये जो हमारा टॉपिक है ये हम आपको रियल में कैसे मेंस में प्रेजेंट करना है, सिर्फ नॉलेज देने, सिर्फ प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, रियल में कैसे आंसर लिखना है जिसमें सारे डायमेंशन कवर होंगे, फैक्ट भी होंगे, इंट्रोडक्शन भी होगा, बॉडी पार्ट होगा, कंक्लूजन होगा, वे फॉरवर्ड होगा, फ्लो चार्ट्स होंगे, फेयर रिप्रेजेंटेशन होगा। आइए देखते हैं क्या है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट, है ना। जन प्रतिनिधि अधिनियम 1951। ठीक है, इंट्रोडक्शन क्या है, प्रस्तावना क्या है। द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 इज अ की पीस ऑफ लेजिस्लेशन दैट गवर्न्स इलेक्शन इन इंडिया। ये भारत का सबसे प्रमुख अधिनियम है, कानून है, जो भारत में निर्वाचन संबंधी चीज़ों को विनियमित करता है। इट कवर्स अ रेंज ऑफ टॉपिक्स। इसमें बहुत सारे विषय शामिल हैं, इंक्लूडिंग जैसे कि एलिजिबिलिटी, पात्रता। पात्रता किस चीज़ की, कौन वोट दे सकता है और कौन इलेक्शन में खड़ा हो सकता है, हु कैन वोट एंड हु कैन रन फॉर इलेक्शन। सेकेंड आता है क्वालिफिकेशन एंड डिस्क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया फॉर एमपीज एंड एमएलएज। एमपी और एमएलए के जो क्वालिफिकेशन डिस्क्वालिफिकेशन की पात्रता है वो भी यही डिसाइड करता है। इलेक्शन कंडक्ट एट द रेट हाउ इलेक्शन शुड बी कंडक्टेड, कैसे निर्वाचन किया जाना है उसके बारे में भी ये बात करता है। डिफाइंस इलेक्शन ऑफेंसेस एंड करप्ट प्रैक्टिसेस, कौन सी बातें निर्वाचन के अंतर्गत इलेक्टोरल ऑफेंस मानी जाती हैं उनको ये बताता है। रिकॉग्निशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, जो राजनीतिक दल हैं उनको पहचान देना। पहचान देना मतलब कैसे समझे, जैसे आपने सुना होगा कि कुछ पॉलिटिकल पार्टीज राष्ट्रीय स्तर की होती हैं, कुछ आपकी क्षेत्रीय स्तर की होती। तो कौन सी पॉलिटिकल पार्टी नेशनल है, कौन सी रीजनल है, कौन डिसाइड करेगा, भारत का निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। अंडर विच एक्ट, किस कानून के तहत, वो आरपीए 1951। नेक्स्ट आता है डिस्प्यूट्स रिजोल्यूशन रिलेटेड टू पार्टी लोगो एंड सिंबल। एग्जाम्पल हो गया जैसे शिवसेना पार्टी डिस्प्यूट्स, तो राजनीतिक दलों के लोगो और चुनाव चिन्ह संबंधी विवादों का निपटारा करना। जैसे कि आमना शिवसेना वाला, हमने देखा कि शिवसेना पहले दो पार्ट में ब्रेक हो गई, शिवसेना यूबीटी यानी उद्धव बाला साहब ठाकरे, और शिवसेना आपकी एकनाथ शिंदे वाली। तो जो पार्टी का लोगो और सिंबल मिला वो मिला किसको, क्या नाम है, एकनाथ शिंदे जी को, और एक जो उद्धव बाला साहब ठाकरे हैं उनको डिफरेंट पार्टी और लोगो मिला। तो किसको कौन सी पार्टी का लोगो और सिंबल मिलेगा अगर कोई डिस्प्यूट होता है, ये कौन डिसाइड करेगा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। किस एक्ट के तहत करेगा, वो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट। नेक्स्ट आता है द रूल्स फॉर पॉलिटिकल पार्टीज रिसीविंग डोनेशंस। अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन मिल रहा है तो उससे संबंधित कौन से नियम लागू होंगे, ये भी हमारा इसी कानून में के तहत आता है। जैसे एग्जांपल हो गया इलेक्टोरल बॉन्ड इशू। अब आते हैं कि कौन सी बातें हैं जो इलेक्शन में ऑफेंस मानी जाती हैं इस एक्ट के तहत। जैसे हैम्परिंग फ्री एंड फेयर इलेक्शन, अगर कोई स्वतंत्र एवं निष्पक्ष निर्वाचन को बाधित करता है, जैसे कि बूथ कैप्चरिंग हो गया उदाहरण। सेकंड हो गया प्रोमोटिंग एनिमिटी बिटवीन टू और मोर कम्युनिटीज, दो या दो से अधिक समुदायों के बीच शत्रुता को बढ़ावा देने वाली बातें, ये भी अपराध है। तीसरा प्रोपगेशन एंड ग्लोरिफिकेशन ऑफ डेरोगेटरी प्रैक्टिसेस, ऐसी बातों का प्रचार करना और बढ़ावा देना जो कि अपमानजनक हैं, है ना, जैसे कि सती सिस्टम। नेक्स्ट सती सिस्टम हो गया, या फिर कुछ लोगों के लिए हलाला हो गया, ठीक है ना। फिर आता है जैसे बूथ कैप्चरिंग, है ना। तो 1957 में एग्जांपल दिया जाता है बेगूसराय का, जहाँ पे कुछ लोगों ने बंदूक के दम पे उस बूथ को कैप्चर करने की कोशिश किया था। तो बूथ कैप्चरिंग भी इलेक्टोरल ऑफेंस है इस एक्ट के तहत। नेक्स्ट आता है एनी काइंड ऑफ ग्रेटिफिकेशन टू वोटर और अपोजिशन पार्टी कैंडिडेट, किसी भी तरीके से वोटर को या अपोजिशन पार्टी के किसी कैंडिडेट को ब्राइब करने की कोशिश करना, ये भी आपका इलेक्टोरल ऑफेंस माना जाता है। नेक्स्ट आता है अपील टू वोट आर टू रिफ्रेन फ्रॉम वोटिंग इन द नेम ऑफ कास्ट, रिलीजन, क्रीड एटसेट्रा। यदि जाति संप्रदाय के नाम पे आप किसी व्यक्ति को वोट देने या वोट ना देने के लिए बोलते हैं तो ये भी अपराध है। हमने अपराध देख ली।
अब देखते हैं कि अगर ये अपराध है तो भाई डिस्क्वालिफिकेशन भी होगा, और डिस्क्वालिफिकेशन ऐसे आर्बिट्रेरी तो होगा नहीं, उसका कोई क्राइटेरिया होगा। तो वो कौन से क्राइटेरिया हैं जिनके तहत एमपीज, एमएलए यानी सांसद और विधायकों को डिस्क्वालीफाई किया जाता है? तो डिस्क्वालिफिकेशन के दो क्राइटेरिया हैं, दो ग्राउंड एक्चुअली, एक तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन और एक हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट। तो आप बीच बीच में स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं अपनी सुविधा के हिसाब से। जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन से ग्राउंड है जिनके आधार पे आपको डिस्क्वालीफाई किया जाएगा किसी एमपी या एमएलए को। तो पहला हो गया अनसाउंड माइंड, है ना। अनसाउंड माइंड, अगर कि विकृत दिमाग का व्यक्ति है या ठीक है वो उसका बुद्धि ठीक नहीं है। अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट, कोई दिवालिया हो गया है, पैसे लिए बैंक से उसको दे नहीं पा रहा है। नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया, कोई भारत का नागरिक नहीं है यानी उसने स्वेच्छा से भारत की नागरिकता छोड़ दी या कोई भी वजह है। होल्ड्स इन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, वो लाभ का पद धारण करता है। तो ये चार आधार हैं जिनके आधार पे कॉन्स्टिट्यूशन में ही ऐसे प्रोविजंस हैं जिससे एमपी और एमएलए को डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। लेकिन हम तो मेनली पढ़ रहे हैं आरपीए 1951 में क्या प्रोविजंस है। तो आरपीए 1951 में क्या प्रोविजंस हैं डिस्क्वालिफिकेशन के, उसको देख लेते हैं। तो अगर कोई व्यक्ति को सरकारी नौकरी से निकाला गया है, डिसमिस्ड फ्रॉम गवर्नमेंट सर्विसेज। सेकेंड, प्रैक्टिसिंग एंड प्रीचिंग सोशल क्राइम्स, जैसे हमने सती हलाला पीछे देखा ना कि अगर आप कोई सामाजिक अपराध वाली बातें उनको बढ़ावा दे रहे हैं। फेल्स टू प्रोवाइड डिटेल्स ऑफ इलेक्शन ऑफ एक्सपेंसेस, अगर कोई कैंडिडेट अपने इलेक्शन ऑफेंस का ब्यौरा नहीं दे पाता है तो ये भी इलेक्टोरल ऑफेंस माना जाता है। नेक्स्ट, कन्विक्टेड फॉर मोर देन 2 years, अगर दो या ऐसे आपको किसी अपराध में आपको दोष सिद्ध हुआ है जिसमें जिसमें 2 साल से अधिक की सजा है तो भी अपराध है। एंड गिल्टी ऑफ इलेक्शन ऑफेंसेस, ये हमने देख लिया। अब आते हैं कि भाई अगर प्रॉब्लम है तो उसका कोई ना कोई समाधान भी होगा। तो हमारे रिसेंट में कौन से अमेंडमेंट और रिफॉर्म्स किए गए हैं आरपीए 1951 में, तो एक एक करके उनको अब हम देखते हैं, ठीक है। तो जैसे एक हम क्या देख रहे हैं, सेक्शन 126A। तो सेक्शन 126A किससे संबंधित है? बैंड एग्जिट पोल्स ड्यूरिंग इलेक्शन प्रोसेस, इलेक्शन प्रोसेस के दौरान अगर एग्जिट पोल होता है तो उसको बैन किया जाएगा, जिससे इससे क्योंकि इससे लोगों के वोट देने का जो मत होता है वो प्रभावित होता है। नेक्स्ट आता है सेक्शन 123A, इट आउटलाइंस करप्ट प्रैक्टिसेस, एग्जाम्पल हो गया जैसे ब्राइबिंग वोटर्स। तो सेक्शन 123 में ये बताया गया है कि कौन सी बातें हैं जो इलेक्टोरल ऑफेंस हैं, जैसे कि वोटर को घूस देना। सेक्शन 84A, जिसे लिली थॉमस केस में रिपील कर दिया गया, जिसमें क्या था कि अगर कोई कैंडिडेट इवन कन्विक्टेड भी हो जाता था तो उसको इलेक्शन में री इलेक्शन का अलाउ कर देते थे, तो उसको मना कर दिया गया। नेक्स्ट आता है सेक्शन 29C। तो सेक्शन 29C किससे संबंधित है? टू कर्ब क्रिमिनल फंडिंग इन इलेक्शन, फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए जरूरी ये है कि क्रिमिनल फंडिंग ना हो, ऐसा प्रोविजन सेक्शन 29C में। फिर आता है नोटा, नन ऑफ द अबव, मीन्स अगर आपको जितने भी कैंडिडेट्स अवेलेबल हैं उनमें से कोई पसंद नहीं है तब भी आप अपने मत का प्रयोग करें और नोटा का बटन दबा दें। ये नोटा आपको इंट्रोड्यूस किया गया PUCL वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में। ये इंश्योर करता है कि वोटर्स के राइट टू एब्सटेन फ्रॉम वोटिंग डिस्क्रीटली, इस राइट को भी प्रोटेक्ट किया जाए, ठीक है। नेक्स्ट आता है वीवीपैट एंड EVM। तो इलेक्टोरल जो वोटिंग मशीन होती हैं उनको जो हमारी वीवीपैट है उनसे अटैच कर दिया जाता है और रैंडमली कुछ वीवीपैट और EVM की वोटिंग को मैच कराया जाता है ताकि इलेक्शन की जो प्रोबिटी है वो बनी रहे और वोटर्स और अपोजिशन के बीच में भी ये ट्रस्ट बना रहे कि जो हमारा इलेक्शन हो रहा है EVM से वो फ्री एंड फेयर है। एक आता है सेक्शन 33A, ये किससे संबंधित है? इट मेक्स मैंडेटरी फॉर द कैंडिडेट्स टू फाइल एन एफिडेविट अबाउट चार्जेस अगेंस्ट देम, क्रिमिनल चार्जेस अगेंस्ट देम। अगर किसी कैंडिडेट के ऊपर कोई क्रिमिनल चार्जेस लगे हैं तो उनके बारे में उसे एफिडेविट देके ये क्लियर करना होता है कि ये मेरे ऊपर आरोप लगे। अब आते हैं कि हमने उसका इंट्रोडक्शन देख लिया, हमने उसके फीचर्स देख लिए, हमने उसके प्रॉब्लम्स देख लिए, हमने उसका रिफॉर्म्स देख लिए, लेकिन अभी कौन सी बातें रह गई हैं उन्हें हम वे फॉरवर्ड में देखते हैं। तो वे फॉरवर्ड बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए। तो एक हमने जैसे देखा कि टोटलाइजर मशीन कैन बी यूज। ये टोटलाइजर मशीन क्या करती है? ये वोटर्स की प्राइवेसी को बढ़ावा देती हैं। कैसे बढ़ावा देती है? टोटलाइजर मशीन एक बार में कई सारे बूथ्स की वोटिंग करती है, तो जिससे क्या होता है कि किस बूथ से किसको वोट मिला है, किस पर्टिकुलर कैंडिडेट या पार्टी को, ये पता नहीं लगाया जा सकता। मीन्स कि अगर किसी पर्टिकुलर बूथ के लोगों ने किस पार्टी को वोट दिया या नहीं दिया, अगर ये एग्जैक्टली पता चल जाता है, मान लो ऐसी मशीन है जिससे एक एक बूथ का पता चल रहा है, तो अगर किसी बूथ से वोट नहीं आता है
तो फिर वहाँ के लोगों को उसका जो परिणाम होता है वो भुगतना पड़ता है। तो टोटलाइजर मशीन से एक तो जल्दी काउंटिंग हो जाएगी, दूसरा प्राइवेसी वोटर की बनी रहेगी। सेकंड आता है ब्राइबरी इन इलेक्शन बी डिक्लेयर्ड एज कॉग्निजेबल ऑफेंस। चुनाव के दौरान अगर कोई घूस दे रहा है इलेक्शन प्रोसेस में तो उसको एक संज्ञेय अपराध माना जाना चाहिए। मीन्स संज्ञेय अपराध उन्हें बोलते हैं जिसमें पुलिस को अरेस्ट करने के लिए वारंट की आवश्यकता नहीं होती है। नेक्स्ट है पेड न्यूज़ बी डिक्लेयर्ड एज इलेक्टोरल ऑफेंस विथ 2 years ऑफ इम्प्रिजनमेंट। अगर पेड न्यूज़ कोई पैसे दे के इलेक्शन में झूठी न्यूज़ चलवाता है तो उसको भी अपराध माना जाए और उसमें 2 साल की जेल की सजा हो। एंड नेक्स्ट है फाइनेंशियल फ्रीडम ऑफ ECI फ्रॉम लॉ मिनिस्ट्री। जो हमारा ECI बोले तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, निर्वाचन आयोग को हमारे लॉ मिनिस्ट्री से स्वतंत्र वित्तीय रूप से स्वतंत्र किया जाए ताकि वो उसकी ऑटोनॉमी बनी रहे। अब आता है कंक्लूजन। तो स्ट्रिक्ट एडरेंस एंड कंप्लायंस टू वोहरा कमेटी विल लीड टू चेरिश द ट्रू मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। जैसा आप जानते हैं वोहरा कमेटी 1993 में बनी थी जिसमें उसने बताया था कि किस तरीके से पॉलिटिशियंस, क्रिमिनल्स और ब्यूरोक्रेट्स का नेक्सस होता है और ये हमारे डेमोक्रेसी को धीरे धीरे डेंट कर रहा है। तो ये हमने कोई भी कमेटी या कमीशन का आपको नाम पता है, उसका एरिया पता है, तो उसको आप रेफरेंस बना के एक बहुत अच्छा रेडीमेड कंक्लूजन तैयार कर सकते हैं। आई होप ना तो आपको ना सिर्फ ये टॉपिक समझ आया होगा बल्कि कैसे स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में आंसर लिखना है आपको ये भी समझ आया होगा। तो आप इसको पढ़ के समझें और अपना आंसर लिखें। पहले तो खुद से प्रयास करें और अगर कुछ नहीं आता है समझ में देन आप उसको बार बार पढ़ें और उसको लिखें। ये इस तरीके से प्रेजेंट किया गया है ताकि रियल में आप इससे मेंस आंसर राइटिंग कर पाएँ। जैसे बुक्स में हम पढ़ते हैं तो क्या होता है, हम नॉलेज तो गेन कर लेते हैं बहुत सारा, लेकिन हमको ये नहीं समझ आता कि हम कैसे इसको एक प्रेजेंटेबल फॉर्म में दें ताकि हमको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स मिले। तो यही मेरा पर्पस था। आई होप आपको ये मदद करेगा। थैंक यू सो मच।